जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के पीटी 365 के इस राज्य व्यवस्था सीरीज में, जिसमें हम लोग यह चौथा वीडियो लेक्चर होगा। उम्मीद है आप लोगों को पिछले के 3 वीडियो लेक्चर पसंद आए होंगे और आपने देखा भी होगा। तो यह अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का पूरा कंपाइलेशन है, जिसमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत घटित जितने सारे घटनाक्रम थे उसका यह कंपाइलेशन है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो हम लोगों ने इसे पहला टॉपिक के संविधान से जुड़े मुद्दे के सारे टॉपिक देख लिए थे, फिर संसद, राज्य, विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यपालिका को भी देख लिया था पूरा। अब हम लोग देख रहे थे केंद्र संबंध, जिसमें पहला टॉपिक हम लोगों का हो गया था 7वीं अनुसूची में सुधार, यह हो गया था। आज का दूसरा टॉपिक से शुरू होगा सतलज यमुना लिंक नहर। तो आइए चलते हैं, मैं आपको यहाँ पे ले चल। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू होगा सतलज यमुना लिंक नहर। तो मैं फिर से ये कहूँगा कि आपसे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है इस वीडियो की। मतलब जो अगर यूपीपीसीएस या यूपीएससी या अन्य किसी भी तरह के एग्ज़ाम का फॉर्म भरे होंगे या एग्ज़ाम दे रहे होंगे जिसमें इस तरह के घटनाक्रम की ज़रूरत पड़ती है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। और कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है या कि इसमें और कुछ सुधार होगा, कोई सुझाव देना होगा तो आप लोग प्लीज़ दे सकते हैं। आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, सतलज यमुना लिंक नहर। सुर्खियों में यह क्यों रहा, आइए देखते थे। हरियाणा और पंजाब रावी तथा ब्यास नदी के जल बंटवारे पर किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे हैं। इस कारण सतलज यमुना लिंक SYL नहर का मुद्दा अभी भी अनुसुलझा बना हुआ है। तो इसमें पंजाब और हरियाणा राज्य है जो कि इस मुद्दे पर अभी तक सुलझे हुए नहीं है, इसलिए यह टॉपिक में आ गया है, यह मुद्दा आ गया। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सतलज यमुना लिंक नहर क्या क्या है। तो यहाँ मैप पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो सतलज यमुना लिंक अहेड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए बाखरा डैम दिया हुआ है, गोविंद सागर झील है, नागर डैम है, यहाँ पे 2 डैम, भाखरा नांगल 2 डैम दिया हुआ है जो कि पंजाब साइड में है। फिर सतलज दिखा रहा है, रोपर दिखा रहा है, चंडीगढ़ आप लोग देख सकते हैं। फिर यमुना सतलज लिंक कैनाल जो बना हुआ था वो दिखाया जा रहा है। फिर उसी तरह से यह 92 किलोमीटर कैनाल ऑलरेडी कंप्लीटेड, मतलब हरियाणा राज्य ने 92 किलोमीटर का कैनाल बना लिया यमुना से, और शायद पंजाब का यह थोड़ा बाकी होगा, तो इसलिए यह सुर्खियों में आ गया। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं, सतलज यमुना लिंक नहर के बारे में आइए देखते हैं। तो यह सतलज और यमुना नदियों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित 214 किलोमीटर लंबी नहर है। इसकी योजना पंजाब से अलग हरियाणा राज्य के गठन के बाद 1966 में बनाई गई थी। तो ये काफ़ी पुरानी योजना है जो कि 1966 में बनाई गई थी और यह 214 किलोमीटर लंबी योजना है। इसमें हरियाणा को रावी ब्यास नदी के आंतरिक जल का औसत वार्षिक हिस्सा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया था। हरियाणा ने 1980 में SYL नहर के अपने हिस्से का निर्माण कार्य पूरा कर लिया था। हरियाणा ने 1980 में ही इसका निर्माण कार्य का पूरा कर लिया था अपना हिस्सा। इसके विपरीत पंजाब रिपेरियन सिद्धांतों या प्रिंसिपल और जल की अनुपलब्धता का हवाला देकर इसे टालता रहा है। तो पंजाब इसे टालता रहा है और हरियाणा ने इसे कंप्लीट कर लिया है। रिपेरियन सिद्धांत के अनुसार किसी जल निकाय से सटी भूमि के स्वामी को ही उस निकाय के जल का उपयोग का अधिकार है। ठीक है, तो रिपेरियन सिद्धांत का यह अर्थ है। हरियाणा ने तर्क दिया है कि उसके दक्षिण हिस्से में भूजल स्तर में गिरावट के कारण जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हरियाणा ने बताया कि उसके दक्षिणी भाग में जल की भूस्तर कम रही है, जिससे उसे जल की उपलब्धता का समस्या का देखना पड़ा था। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या, आइए इसे देख लेते हैं हम लोग। 7वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, तो राजसूची वार्षिक विषय क्रमांक 17 जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, ड्रेनेज आदि का निर्माण, यह राजसूची में। फिर संसूची में है विषय क्रमांक 56 अंतर्राज्यीय नदी और जल घटनाओं का विनियमन एवं विकास, यह संसूची का था। फिर अनुच्छेद 262 में लिखा हुआ अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटियों में जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 262 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया है। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का पारित किया गया था, तो अनुच्छेद 262 के अनुसार। फिर अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 क्या है, तो यह केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी जल
नदी विवाद के निर्णयन के लिए अधिकरण या ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। तो इसका निर्णय जो होगा वह अंतिम होगा और बाध्यकारी होगा इसके लिए संबंधित पक्षों में। अंतर्राज्यीय नदी जल परिषद संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के तहत विवाद निपटान तंत्र को प्रतिस्थापित करता है। इसके लिए यह विवाद समाधान समिति, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी और विवाद निपटान के लिए एक स्थायी अधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कौन कौन सा है, यह देख लेते हैं। तो रावी, ब्यास और सतलज है। यह संबंधित राज्य कौन कौन से? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में रावी, ब्यास और सतलज पर विवाद है। फिर नर्मदा नदी पे देखते हैं, इससे संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यह 4 राज्य है नर्मदा नदी पर। फिर मांडले या मांडवी, महादई, यह संबंधित राज्य है कौन? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कृष्णा हो जाएगा संबंधित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। पेरियार हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। कावेरी हो जाएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। गोदावरी हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। वामसाधारा या वंशधारा यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये इतने प्रमुख नदी जल विवाद थे, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। आइए फिर आगे अब देखते हैं। उसका यह भी कहना है कि एडिट ट्रिब्यूनल 1987 द्वारा किए गए आकलन के बाद भी हरियाणा राज्य को जल में उससे के उचित हिस्से से वंचित किया गया। मतलब यह हरियाणा राज्य का यह कहना था। फिर अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ और भी क्या क्या सुर्खियों में रहा पिछले 1 साल में, वह दिया हुआ है इसमें। संविधान की 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 9वीं अनुसूची क्यों रहा सुर्खियों में, इसके बारे में देखते हैं। झारखंड विधानसभा ने रिक्त सरकारी पदों और सेवाओं में आरक्षण को बढ़ाकर 77% करके संबंधित एक विधेयक को मंजूरी दी। तो झारखंड राज्य ने सरकारी पदों के लिए 77% आरक्षण को बढ़ा दिया, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। हालांकि राज्य सरकार ने कहा कि यह विधेयक तब लागू होगा जब केंद्र सरकार की इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगी। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि यह विधेयक तभी लागू होगा जब केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में डाल देगी। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इसके पीछे का उद्देश्य कुछ कानूनों को मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बाहर रखना था। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में जोड़ा गया था और इसका मुख्य कार्य था कि इसमें डाले गए कुछ कानून को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर करना। हालांकि IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानून मूल ढांचे के अवधारणा के तहत न्यायिक समीक्षा में के अधीन होंगे। तो IR कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1973 के बाद जितने मामले 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे वह सभी न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। फिर है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसपा, AFSPA अफसपा। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो केंद्रीय गृह मंत्री ने असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ हिस्सों में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफसपा को हटा दिया है। इन राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार की वजह से कुछ क्षेत्रों में अफसपा को हटाया गया। तो असम, नागालैंड और मणिपुर के कुछ क्षेत्रों से अफसपा कानून को हटाया गया है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, इसलिए यह कानून न्यूज़ में आ गया है। इस घोषणा के बाद अब 3 राज्यों के कुछ हिस्सों में ही अफसपा लागू रहेगा। इसके अलावा अभी अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा जम्मू कश्मीर में अफसपा लागू है। तो इन 3 राज्यों के अलावा अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी अफसपा लागू है। फिर अफसपा के बारे में यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है, या देख लेते हैं क्या क्या। तो यह कानून अशांत क्षेत्र मतलब डिस्टर्ब्ड एरिया में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सशस्त्र बलों को अफसपा अधिनियम की धारा 4 के तहत विशेष शक्तियाँ तथा धारा 6 के अंतर्गत उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। कई बार किसी संसद, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पूरा भाग या कोई भाग हिंसा या उपद्रव के चलते ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जब सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है, तब वहां अफसपा की घोषणा की जाती है। अफसपा अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी राज्य या उसके क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो अफसपा के बारे में यहाँ दिया हुआ था। फिर और एक पॉइंट है, अशांत क्षेत्र की घोषणा राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, या अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश हो तो उसके प्रशासक के द्वारा।
फिर अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल क्या है ये देखते हैं, और ये न्यूज़ में क्यों आ गया ये भी देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद ISC का पुनर्गठन किया है, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है। साथ ही यह राष्ट्रपति को ऐसे परिषद द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने का अधिकार भी प्रदान करता है। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार ISC का गठन किया गया था। तो ISC का गठन 1990 में किसके आयोग की सिफारिश पे किया गया था? तो सरकारिया आयोग थे। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका गठन कैसे हुआ था? तो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति गृह मंत्री के अधीन ऐसे परिषद की स्थापना कर सकता है। ठीक है। फिर इसकी संरचना क्या है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होते हैं। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री तथा विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। ठीक है। स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में 10 केंद्रीय मंत्री होते हैं। इसके कार्य क्या क्या है? तो राज्य के बीच विवादों की जांच करना और उन्हें सलाह देना, उन विषयों की जांच और उन पर चर्चा करना जो 2 राज्यों अथवा राज्यों एवं संघ के समान या साझे हित शामिल हों, नीति और कार्यवाही के बीच बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना। यह गैर स्थायी संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 263 के तहत। फिर अगला हो जाएगा भारत नागा युद्ध विराम समझौते के 25 वर्ष, मतलब 25 ईयर ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट 1997 से 2022, इसके 25 साल पूरे हो गए, इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। भारत सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाका या मुइवा के बीच युद्ध विराम समझौता 1 अगस्त 1997 को प्रभावी हुआ। तो यह कब प्रभावी हुआ था? 1 अगस्त 1997 को, और इसके अब 25 साल पूरे हो गए हैं। यह मेनली नागालैंड से जुड़ा हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। कई दौर की वार्ता के बाद 2015 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाका मुइवा NSCM-IM के साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि नागा ध्वज और यहजाबो नागा संविधान पर दोनों पक्षों के बीच असहमति के कारण स्पष्ट रूप से शांति प्रक्रिया आगे बढ़ने में विफल रही थी। NSCN-IM ने यह जोर देकर कहा कि दोनों विषयों को फ्रेमवर्क समझौते में शामिल किया गया था। ठीक है। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, अंतरण प्रसृत राजस्व घाटा, मतलब पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डिफिसिट, PDRD अनुदान। यह अनुदान क्या है? तो वित्त मंत्री ने व्यय विभाग ने 14 राज्यों को PDRD अनुदान की 7वीं मासिक किस्त जारी की है, तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को PDRD प्रदान किया जाता है। राज्यों के अनुदान राशि क्रमिक वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के अनुसार जारी की जाती है। इसका उद्देश्य अंतरण पश्चात राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करता है। इस अनुदान को प्राप्त करने की राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण 15वें वित्त आयोग ने किया है। तो इसकी सिफारिश 15वें वित्त आयोग ने की है। स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यह क्या है? तो देखते हैं। मेघालय ने सीमा विवाद के निपटाने के लिए असम के साथ एक समझौता किया है। मेघालय की खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद KHADC एक समझौता का विरोध कर रही है, तो इसलिए यह विवाद न्यूज़ में आ गया है। स्वायत्त जिला परिषद है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 6ठी अनुसूची के तहत की गई है। इन्हें कुछ कार्य या विधायी या न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई है। तो यह कौन कौन से देखते हैं? तो 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 ADCs हैं। संरचना देखते हैं इसे किस प्रकार के, तो प्रत्येक ADC में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 26 वयस्क मताधिकार के जरिए चुने जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शक्तियाँ क्या क्या हैं इनकी? तो राज्यपाल को
स्वायत्त जिले के क्षेत्रों का विस्तार करने या उन्हें घटाने या उनके नाम को बदलने का अधिकार है। परिषदों को दीवानी, सिविल और आपराधिक क्रिमिनल मामलों में न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। इन परिषदों का क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। महाजन आयोग। तो महाजन आयोग किससे संबंधित है और यह न्यूज़ में क्यों आया, आइए देखते हैं। 1966 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में सीमा विवाद को हल करने के लिए महाजन आयोग की स्थापना की थी। तो यह काफ़ी पुराना आयोग है 1966 का, जिसने महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के सीमा विवाद की सीमा समस्या को सुलझाने के लिए यह आयोग का गठन किया था। आयोग ने 264 गाँवों को महाराष्ट्र में स्थानांतरित करने तथा बेलगावी, पुराना नाम बेलगाम, और 247 गाँवों को कर्नाटक में बनाए रखने की सिफारिश की थी। महाराष्ट्र ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया था। साथ ही उसने 2004 में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बेलगावी वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। तो इसीलिए यह टॉपिक न्यूज़ में आ गया था, महाजन आयोग। तो इसी के साथ यह पूरा का पूरा हेडिंग मतलब टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर शुरू होगा, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी। तो पिछले एक साल में जुडिशरी में क्या क्या घटनाक्रम हुए इसके बारे में यहाँ दिया हुआ था। पहला है जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आइए सुर्खियों में क्यों रहा इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वहीन जनहित याचिकाएं PLI दायर किए जाने पर आपत्ति प्रकट की है। न्यायालय ने लग्जरी लिटिगेशन दायर करने के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया है। तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया क्योंकि लग्जरी लिटिगेशन दायरे के लिए याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है। फिर जनहित याचिका और उसका महत्व यह क्या है, यह देखते हैं। जनहित याचिका का तात्पर्य मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दे को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्यायालय प्रणाली से ली गई है। तो यह कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका अनुच्छेद 39A पर आधारित है। तो यह अनुच्छेद 39A पर आधारित है। यह DPSP का पार्ट है। यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, जाति, धर्म, पंथ आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना न्याय प्रदान किए जाना सुनिश्चित करेगा। तो इसका मेन मकसद यही कि बिना किसी भी तरह का भेदभाव के न्याय हो सके। जनहित याचिका न्यायालय द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। जनहित याचिका सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के कानून मामलों में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका के तहत जिन मामलों पर विचार किया जाता है उनमें बंधुआ मजदूरी, महिलाओं पर अत्याचार, पर्यावरणीय प्रदूषण, खाद्य पदार्थों में मिलावट, विरासत और संस्कृति के अनुरक्षण से संबंधित मामले आदि शामिल हैं। फिर जनहित याचिका किसी भी हाईकोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है। तो जनहित याचिका कहीं भी दायर की जा सकती है, या तो हाईकोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। आइए PIL का इतिहास देखते हैं क्या है। तो 1976 में क्या हुआ था, PIL की अवधारणा को न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बम्बई कामगार सभा बनाम अब्दुल थाई केस बाद में प्रस्तुत किया था। इस केस में गैर पंजीकृत कामगारों के संगठन को अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार दिया गया था। फिर 1979 में सबसे पहले PIL हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस में दायर की गई। यह जेलों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों से संबंधित था। 1981 में SP गुप्ता बनाम भारत संघ केस में न्यायाधीश PN भगवती द्वारा PIL आंदोलन का नया दौर शुरू किया गया था। न्यायाधीश भगवती को भारत में फादर ऑफ PIL के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम जरूर याद ही रखिएगा, न्यायाधीश PN भगवती, इसे फादर ऑफ PIL कहा जाता है। फिर जनहित याचिका PIL के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या है, तो ये देखते हैं। SP गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1981 सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले कोई भी नागरिक या गैर सरकारी संगठन अनुच्छेद 226 और 32 के तहत क्रमशः हाईकोर्ट और या सुप्रीम कोर्ट में रिट अधिकार की सहायता ले सकता है। इसके माध्यम से ऐसे व्यक्ति को कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार की मांग की जा सकती है जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्यायालय नहीं जा सकते। तो SP गुप्ता बनाम भारत संघ में यह न्यायिक निर्णय दिया गया था। अगला न्यायिक निर्णय है SM मेहता बनाम भारत संघवाद 1987।
गंगा जल प्रदूषण के खिलाफ प्रस्तुत की गई जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि याचिकाकर्ता नदी तट का स्वामी नहीं है, फिर भी उसे कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है, क्योंकि उसका निजी हित गंगा नदी के जल का उपयोग करने वाले लोगों के जीवन की रक्षा करना है। तो इसमें बताया गया कि कोई व्यक्ति पीआईएल दायर कर सकता है, इस तरह का प्रावधान दिया गया था उस न्यायिक निर्णय में। पीआईएल कौन दायर कर सकता है, तो कौन कौन पीआईएल दायर कर सकता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, आइए देख लेते हैं। भारत का कोई भी नागरिक, या जरूरी नहीं कि याचिकाकर्ता स्वयं पीड़ित व्यक्ति हो, मतलब भारत का कोई भी नागरिक इसे दायर कर सकता है, या जरूरी भी नहीं है कि जिस पर वो बीता है वही दायर करे जाके। कोई भी संगठन, किंतु वह व्यक्तिगत एजेंडे को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि जनता के हित में याचिका दायर की जा सकती है। मतलब कोई भी संगठन है वह भी ये दायर किया जा सकता है। यदि कोई मामला अत्यधिक लोक महत्व का है तो न्यायालय उस मामले के संबंध में स्वतः संज्ञान ले सकता है। साथ ही न्यायालय ऐसे मामले के साथ वकील भी नियुक्त करता है। तो अगर कोई दायर नहीं किया मगर फिर भी वह इम्पोर्टेंट है तो कोर्ट स्वयं उसे संज्ञान में ले सकता है। तो फिर अगला टॉपिक है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स क्यों सुर्खियों में है, आगे इसे देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के मामले में हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। यह निर्णय विशाखापट्टनम में ऋषिकोटा पहाड़ियों पर निर्माण कार्य को रोकने वाले एनजीटी के एक निर्णय के संबंध में दिया गया। तो यह विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा पहाड़ी पर निर्माण कार्य को रोकने के लिए एनजीटी को के संबंध में यह दिया गया। तो एनजीटी निम्नलिखित 7 कानूनों के तहत दीवानी या सिविल मामलों में सुनवाई कर सकती है। तो ये कौन कौन से 7 कानून है देखते हैं। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकरण अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। यह 7 मामले हैं जिस पर एनजीटी सिविल मामले सुनवाई कर सकता है। अन्य संबंधित तथ्य इसे देख लेते हैं क्या क्या है। किसी मामले में परस्पर विरोधी निर्णय की स्थिति में न्यायालयों के निर्णय संविधिक अधिकरण के निर्णय पर प्रभावी होते हैं। इससे पहले एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B के तहत स्थापित अधिकरण के निर्णय हाईकोर्ट के रिट अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। अधिकरण और हाईकोर्ट के बीच मुख्य अंतर, तो यह क्या क्या है, कोई भी अधिकरण और हाईकोर्ट के बीच में अंतर यह देखते हैं। गठन, संसद के अधिनियमों द्वारा अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण और 323B अन्य मामलों के लिए अधिकरण को जोड़कर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से गठन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका गठन और हाईकोर्ट हो जाएगा केवल भारत सरकार के संविधान द्वारा। उद्देश्य क्या है दोनों का, तो विशिष्ट मामलों पर विवादों और शिकायतों को हल करना, और हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की व्याख्या करना और उसे बनाए रखना तथा सिविल व आपराधिक मामलों पर निर्णय देना। प्रक्रियात्मक अनुपालन क्या है, तो सीआरपीसी जैसे विशिष्ट प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा शासित है। प्रक्रिया क्या है, संहिताओं से बाध्य हुआ है। सदस्य कौन होगा, तो विशेष ज्ञान वाले न्यायिक और अन्य विशेषज्ञ। केवल न्यायिक शक्तियाँ क्या हो जाएगी, तो उन कानूनों तक ही सीमित है जिनके तहत इन्हें गठित किया गया है। और हाईकोर्ट निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानूनों का उपयोग करने की शक्ति है हाईकोर्ट के पास। फिर भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल कौन कौन से है भारत में, यह देखते हैं। तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT, प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण COMPAT, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण SAT, सशस्त्र बल अधिकरण AFT, जल विवाद अधिकरण, सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण CESTAT, फिर आयकर अपीलीय अधिकरण ITAT, फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या क्या, यह देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया हुआ है। स्थापना, तो सरकार द्वारा हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका स्थापना किया गया था। संरचना इसमें क्या हो जाएगा,
तो अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य एवं विशेषज्ञ सदस्य होंगे। इसके कार्यकाल क्या होगा, तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र नहीं होते हैं। कार्य इसका क्या है, तो इससे पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित सभी सिविल मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसके निर्णय विवाद में शामिल सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। फिर अधिकार सुरक्षा, सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें अधिनियम 2021 के बारे में। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या सेवा शर्तें हैं। यह अधिनियम अधिकरण सुधार, स्वव्यवस्थित और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करता है। यह विधेयक कुछ मौजूदा अपीलीय न्यायिक निकायों को भंग करने का प्रस्ताव करता है। साथ ही यह विधेयक इन निकायों के कार्यों को अन्य मौजूदा न्यायिक निकायों में हस्तांतरित करने का भी प्रस्ताव करता है। उदाहरण के लिए सिनेमैटोग्राफी अधिनियम 1952 के तहत अपीलीय अधिकरण के कार्यों को हाईकोर्ट में हस्तांतरित करना। फिर इसके तहत एक खोज सह चयन समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। यह समिति अलग अलग अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का चयन तथा उनकी नियुक्ति करता है। यह वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित को इन समितियों में शामिल करता है। तो कौन कौन सा है देखते हैं। तो अध्यक्ष हो जाएंगे कौन, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश। साथ ही बराबरी की स्थिति में उन निर्णायक मत सौंपा गया है। केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव। फिर 1 सदस्य अधिकरण के चेयरपर्सन की नियुक्ति के मामले में सेवा मुक्त होने वाला अध्यक्ष या अधिकरण के सदस्य की नियुक्ति के मामले में अधिकरण के सेवामुक्त चेयरपर्सन, या यदि मौजूदा चेयरपर्सन को फिर से नियुक्त किया जाता है तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या हाई कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति CJI द्वारा की जाती है। जिस मंत्रालय के तहत अधिकरण का गठन किया जाना है उस मंत्रालय के सचिव मतदान के अधिकार के बिना। फिर यह अधिनियम अध्यक्ष या सदस्य के पद के कार्य को 4 साल तक निर्धारित करता है। इसमें पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी शामिल है। अध्यक्ष के लिए कार्यकाल की अधिकतम आयु 70 वर्ष या अन्य सदस्यों के लिए 67 वर्ष होती है। अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष है। फिर संबंधित तथ्य से देख लेते हैं क्या क्या है। तो अधिकरण के रूप में लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष। लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल विधायकों की अयोग्यता या डिस्क्वालिफिकेशन पर अपने निर्णयों को लेकर विवाद में रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष किसी न किसी राजनीतिक दल या तो D0 या डी फैक्टो संबंधित होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संसद से इस पर फिर से विचार करने के लिए कहा है, क्योंकि अयोग्यता से संबंधित याचिकाओं को अध्यक्ष अर्धन्यायिक प्राधिकरण के रूप में को सौंपा जाना चाहिए। संसद को 10वीं अनुसूची के तहत होने वाली अयोग्यता से संबंधित विवादों को स्थायी अधिकरण के माध्यम से निपटाना चाहिए। इस संबंध में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष की इस शक्तियों को ऐसे स्थायी अधिकरण में हस्तांतरित करने हेतु संविधान में संशोधन करने पर संसद को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए यहाँ पर दिया हुआ भारत में अधिकरण प्रणाली के विकास से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। तो इसका विकास कैसे कैसे हुआ आइए देखते हैं। 1941 में आयकर अपीलीय अधिकरण के रूप में प्रथम अधिकरण की स्थापना की गई थी। 1967-1969 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लोक सेवा अधिकरणों को स्थापित करने की सिफारिश की। 1974 में छोटे विधि आयोग ने उच्च न्यायालय में मामलों के न्याय निर्णयन के लिए अलग उच्च अधिकरण प्राप्त अधिकरण और आयोग स्थापित करने की सिफारिश की थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य अधिकरणों का गठन किया गया। 2017 में वित्त अधिनियम 2017 के कार्यात्मक रूप से समान अधिकरणों का विलय करके अधिकरण प्रणाली को पुनर्गठित किया। 2021 में अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण और सेवाओं की शर्तें विधेयक 2021 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
तो यह इसके बारे में पूरा दिया हुआ था, उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। फिर तीसरा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट्स ऑफ जज। यह सुर्खियों में क्यों रहा, आइए से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों के सभी सेवा स्वीकृति 34 पद पर न्यायाधीश नियुक्त हो जाएंगे। तो सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 वर्ष से अधिक समय के बाद न्यायाधीशों की सभी स्वीकृत 34 पद पर न्यायाधीश नियुक्त हो जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट अब फुल स्ट्रेंथ पे अपने काम करेगा, 34 के 34 न्यायाधीश अपने कार्य में लग जाएंगे। तो अन्य संबंधित तथ्य इसे देखते हैं क्या है। तो वर्तमान में शीर्ष न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 32 है। सुप्रीम कोर्ट के लिए स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो 32 टोटल न्यायाधीश है, मगर टोटल सीट 34 है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकता है। तो संसद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर सकता है, यह अनुच्छेद 124 का क्लॉज 1 में यह प्रावधान किया हुआ है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है यह देखते हैं। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की मदद से की जाती है। तो कॉलेजियम प्रणाली हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक कॉलेजियम प्रणाली, फिर अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 और फिर राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CJI का पद धारण करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्तमान CJI द्वारा अगले CJI के नाम की सिफारिश की जाती है। कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जहां एक समिति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित निर्णय लेती है। तो कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जजों के नियुक्ति और स्थानांतरण की निर्णय लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 3 सदस्य, यदि हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है, शामिल होते हैं। तो इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। पहला CJI और 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, और अगर हाई कोर्ट में नियुक्ति होनी है तो हाई कोर्ट के 3 सदस्य। हाई कोर्ट कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। तो हाई कोर्ट कॉलेजियम में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के अन्य 2 न्यायाधीश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय यहाँ पे दिया हुआ कौन कौन सा देख लेते हैं। प्रथम न्यायिक वाद, फर्स्ट जज केस 1981 या SP गुप्ता मामला। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश को ठोस कारणों के आधार पर अस्वीकार कर सकता है। इस तरह इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त है। यह फर्स्ट जज केस का निर्णय था। फिर द्वितीय न्यायाधीश वाद मतलब सेकेंड जज केस 1993, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCARA बना भारत संघ वाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के मामले में केवल 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता है। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का स्थानांतरण करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केवल 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। फिर तृतीय न्यायाधीश वाद, थर्ड जज केस 1999, भारत के मुख्य न्यायाधीश को न्यायिक नियुक्तियों और स्थानांतरण के मामले में अपने राय बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। तो यह वर्तमान का कॉलेजियम स्वरूप तृतीय न्यायाधीश वाद 1998 के स्वरूप से आया है। जिला न्यायाधीश के बारे में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आइए देख लेते हैं। वह जिले में सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होता है, यह बिल्कुल सही है। वह सिविल और साथ ही आपराधिक दोनों मामलों में आरंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी बिल्कुल ठीक है। हाईकोर्ट के परामर्श के साथ राज्य के राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा उनकी नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति की जाती है। योग्यता क्या क्या है, तो पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में नहीं होना चाहिए, 7 वर्ष तक अधिवक्ता, एडवोकेट या वकील, प्लीडर रहा हो, फिर नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश की गई हो। तो यह टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक है कारागार, जेल सुधार मतलब प्रिजन रिफॉर्म। यह न्यूज़ में क्यों रहा आइए देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने भारत में कारागार सांख्यिकी रिपोर्ट 2021 जारी की है। तो इस रिपोर्ट के आने से यह टॉपिक न्यूज़ में आ गया। कारागारों के बारे में अन्य संबंधित तथ्य, तो इसमें क्या क्या है संबंधित तथ्य देख लेते हैं। कारागार या कारागार में रखे गए व्यक्ति राष्ट्र सूची के विषय हैं। ठीक है, कारागार का
प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पे कारागार रासोजी का विषय है, यह ध्यान में रखिएगा। ये कारागार अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों की कारागार नियमावलियों द्वारा शासित की जाती है। गृह मंत्रालय कारागारों और वहां बंद कैदियों से संबंधित विधिक समस्याओं पर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज को नियमित मार्गदर्शन और सलाह प्रदान करता है। तो देख लेते हैं पैरोल या फेरोल। किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैदी को दिया जाता है या कोई अधिकार नहीं है। पैरोल और फेरोल में देखते हैं क्या अंतर है। तो किसी खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैदी को दिया जाता है या कोई अधिकार नहीं है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें पैरोल की अवधि सज़ा की अवधि में शामिल नहीं की जाती या सज़ा का निलंबन सस्पेंशन है। और फेरोल क्या है, तो बिना किसी कारण के निर्दिष्ट सालों तक जेल में सज़ा काटने के बाद दिया जाता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है। इसमें कैदी को दी गई फरलो की अवधि सज़ा की अवधि में शामिल की जाती है। यह सज़ा का परिहार रिमिशन है। और देखते हैं राष्ट्रीय अधिकार अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। तो उद्देश्य क्या है, तो अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना के प्रसार केंद्र के रूप में कार्य करना, राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के बारे में सूचना का संग्रह, समन्वय और प्रसार करना, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, अपने व्यक्तियों की फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड, अपराधी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय भंडारगृह के रूप में कार्य करना। गृह मंत्री का दिन केंद्रीय एजेंसी 1986 में स्थापित की गई थी। फिर NCRB द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स, यह कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है यह देखते हैं। तो भारत में दुर्घटना वश मृत्यु और आत्महत्या मतलब एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। भारत में अपराध क्राइम इन इंडिया। भारत में जेल सांख्यिकी प्रिजन स्टेटस इन इंडिया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कारागार सांख्यिकी PSI रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो रिपोर्ट में क्या क्या दिया हुआ था यह देखते हैं। तो PSI राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट में एक है। इस रिपोर्ट में विधिक प्रकार के आंकड़े प्रदान की जाते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार के कारागारों की संख्या एवं उनकी क्षमता, कारागार अधिकारियों की संख्या व प्रशिक्षण, कारागार का बजट और व्यय आदि। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र। तो प्रमुख बिंदु कौन कौन से यह देखते हैं। विचाराधीन अंडर ट्रायल कैदियों का उच्च संख्या। भारतीय कारागार में प्रत्येक 10 में से लगभग 8 कैदी अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कारागारों में विचाराधीन कैदियों की संख्या सर्वाधिक है। इसके बाद बिहार और महाराष्ट्र। तो 3 राज्य ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, जहाँ ट्रायल कैदियों की संख्या अधिक है। वंचित वर्ग के कैदी 67.5% कैदी अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC समुदाय के हैं। विचाराधीन कैदियों में से 80% समाज के वंचित वर्ग से हैं। बजट एवं बुनियादी ढांचा 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट में 2021 की तुलना में 13.0% की वृद्धि की गई है। यह बजट में दिया हुआ है। फिर कारागारों का आधुनिकीकरण MOP परियोजना के बारे में। यहाँ पे परियोजना के बारे में क्या है यह देखते हैं। भारत सरकार ने कारागारों में अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का उपयोग करने के लिए MOP के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय सहायता अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करने का निर्णय लिया है। कारागारों की सुरक्षा बढ़ाना और सुधारात्मक प्रशासन कार्यक्रमों के माध्यम से कैदियों में सुधार और पुनर्वास कार्य को सुविधाजनक बनाना। इस परियोजना की अवधि 5 वर्ष 2021 से 2026 तक है। इस परियोजना में सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र को कवर किया जाएगा और व्यापक तौर पर इसमें अग्रलिखित प्रकार के कारागार शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय कारागार, जिला कारागार, उप कारागार, महिला कारागार, खुले कारागार, विशेष कारागार आदि। MOP परियोजना के मुख्य घटक हैं कौन कौन से, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अवसंरचना, शरीर पर आधार किए जाने वाले कैमरा, ड्रोन फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल, बैगेज स्कैनर, फ्रीक्वेंसी सर्च जैमिंग सॉल्यूशन,
सुविधात्मक कार्यक्रम आदि। जेल आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या क्या यह देखते हैं। तो जेल में सुरक्षा संबंधी अवसंरचना में मौजूदा कमियों को दूर करना, मतलब सुरक्षा संबंधी में जितना भी कमी है उसे दूर करना। फिर सुधारात्मक कार्यक्रमों और कौशल विकास के जरिए कैदियों का पुनर्वास करना। जेलों को आधुनिक तरीकों के अनुरूप सुरक्षा के नवीनतम साधन उपलब्ध कराना और कैदियों को बेहतर ढंग से संभालने के लिए प्रशिक्षण के जरिए जेल अधिकारियों के व्यय में परिवर्तन करना। तो यह टॉपिक भी यहाँ समाप्त होता है। अगला टॉपिक है मृत्युदंड, डेथ पेनाल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा, आइए देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान मतलब सुयो मोटो लेते हुए उन प्रक्रिया का पूर्वावलोकन आरंभ किया जिसके द्वारा न्यायालय मृत्युदंड देती है। तो न्यायालय ने यह स्वतः संज्ञान लिया है कि उन प्रक्रियाओं का पूर्वावलोकन होगा जिससे मृत्युदंड दिया जाता है। तो मृत्युदंड के बारे में यहाँ क्या दिया हुआ है देखते हैं। जब किसी व्यक्ति को उच्च कानूनी सुनवाई के बाद अपराध की सज़ा के रूप में मौत की सज़ा दी जाती है तो उसे मृत्युदंड कहा जाता है। अत्यंत प्राचीन काल से ही इसका उपयोग दंड के एक तरीके के रूप में किया जाता है। मृत्युदंड में भारत में मृत्युदंड और इसकी रूपरेखा। भारत में मृत्युदंड कैसी है और इसकी रूपरेखा क्या है यह देखते हैं। तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो अलग अलग कानूनों के तहत मृत्युदंड को बरकरार रखे हुए हैं। इन्फोग्राफिक देखें, मतलब इन्फोग्राफिक में लिखा हुआ है इसके बारे में। 2011 के अंत तक 488 ऐसे कैदी थे जिन्हें मृत्युदंड की सज़ा सुनाई जा चुकी है। मृत्युदंड के बारे को बनाए रखते हुए और अधिक कानूनों को भी प्रस्तावित किया गया है, जैसे पंजाब और मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से होने वाली मृत्यु के लिए जहरीली शराब बेचने वाले व्यापारियों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। 1980 में बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने अंतर्निहित उच्च प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और इसकी प्रक्रिया के कारण मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, जो ना तो मनमानी है और ना ही न्यायाधीशों की अत्यधिक विवेकाधिकार देती है। हालांकि इसने भविष्य में दंड देने वाले न्यायाधीशों के लिए आजीवन कारावास और मृत्युदंड के बीच निर्णय करते हुए एक रूपरेखा प्रदान की। तो आइए देखते हैं मृत्युदंड, भारत में मृत्युदंड से संबंधित संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या क्या है यह देखते हैं। तो 7वीं अनुसूची में आपराधिक कानून और आपराधिक प्रक्रिया संवर्धित सूची के विषय है। इसके चलते मृत्युदंड से संबंधित कोई कानून मौजूद है, कई कानून मौजूद। तो संवर्धित सूची में इसका मतलब इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपना अपना कानून बना सकती है। अनुच्छेद 21, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161, इसमें राष्ट्रपति राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का क्षमादान की शक्ति 72 और 161 में दिया हुआ है। भारतीय दंड संहिता 1860, यह संहिता भारत में मृत्युदंड के प्रावधानों को निर्धारित करता है। साथ ही इसमें उन अपराधों को सूचीबद्ध किया गया है जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाता है। तो यह भारतीय दंड संहिता 1860 में वर्णित है। फिर मौत की सज़ा के संदर्भ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय क्या क्या यह देखते हैं। बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य बाद 1980। कोर्ट के लिए यह अनिवार्य है कि वह फांसी की सज़ा देने का फैसला सुनाने के पहले उत्तेजक परिस्थितियों व अपराध की तुलनात्मक परीक्षण करें। केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभतम मामलों में ही मृत्युदंड का उपयोग किया जाए। फिर माछी सिंह बना पंजाब राज्य बाद 1983। अपराध को अंजाम देने के तरीके, मकसद, अपराध की असामाजिक प्रकृति, अपराध की गंभीरता और पीड़ित के व्यक्तित्व का पहचान की जाए। मतलब किसी भी मृत्युदंड को देने से पहले इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए। फिर शत्रुघ्न चौहान बना भारत संघ बाद 2014। मौत की सज़ा के क्रियान्वयन में अतर्क, अत्यधिक और अनुचित देरी करना यातना के बराबर है और यह सज़ा को कम करने के लिए आधार है। ठीक है। फिर मृत्युदंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन। तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कौन कौन से यह देखते हैं। तो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों और
अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा मतलब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR से जुड़ा दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड मृत्युदंड की सज़ा पर रोक के लिए 2007 से अब तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 4 संकल्प रिजोल्यूशन, तो यह सभी मृत्युदंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन थे। तो इसके साथ यह टॉपिक भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक है विधिक सेवा प्राधिकरण मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। तो यह टॉपिक हम अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह लेक्चर कैसा लग रहा है, आपको यह हमारी पहल कैसी लग रही है। और अगर अभी तक आप लोग नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके आप अपना ढेर सारा सपोर्ट दिखाइए और इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।